इस वीडियो में हम लोग 4 ऐसे फंडामेंटल कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके चलते हमारा इंडियन मार्केट सेंसेक्स निफ्टी ऊपर के तरफ जाने वाला होता भी है, लेकिन फिर भी उसमें करेक्शन आ जाता है। 2-3 दिन के ऊपर जाने के बाद फिर से उसमें ठंडा आ जाता है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल कारण इसके पीछे है वो जब तक कूल ऑफ नहीं होंगे तब तक हम लोगों का जो वर्ल्ड वाइड मार्केट में मंदी छाया रहने का ही गुंजाइश है। फर्स्ट कारण देखिएगा, जो सबसे बिगेस्ट कारण है वो है ऐसा ब्लूमबर्ग के चलते और द गार्डियन मतलब रॉयटर्स जो जो अच्छे अच्छे बिग आपका न्यूज चैनल्स है उसके तरफ से आ रहा है कि रशिया में डिफॉल्ट कर सकते हैं। मतलब रशिया अपना डेब्ट का जो पेमेंट होता है उसमें डिफॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शंस जारी किया गया है। उन लोगों का जो मतलब डॉलर, वो लोग डॉलर का जो रिजर्व था, मेन जो उन लोगों का सेंट्रल बैंक है जैसे कि हमारा आरबीआई, ये लोग क्या किया है, वेस्ट वाले यूएस बोलिए, ये लोग वो जो सेंट्रल बैंक है रशिया, उन लोगों के ऊपर ही सैंक्शन जारी कर दिए। तो रशिया के पास मान लीजिए 500 बिलियन डॉलर का जो रिजर्व था उसमें से हाफ मतलब 250 बिलियन डॉलर, मैं 500 ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें से हाफ आपका पूरा हुआ सैंक्शन के चलते वो रशिया मूव नहीं कर सकता है। तो इसके चलते रशिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो उसमें धक्का लगा है। इसके चलते एनालिस्ट लोग मान रहे हैं कि शायद रशिया डेब्ट में डिफॉल्ट करेगा। अभी रशिया जैसा बड़ा देश अगर डिफॉल्ट करता है तो एज पर ब्लूमबर्ग, एज पर रॉयटर्स, ये वर्ल्ड वाइड रिसेशन का भी जन्म दे सकता है। इट मे स्टार्ट अ ग्लोबल रिसेशन। क्यों, देखिए बोल बोल रहा हूं, लेमन ब्रदर क्राइसिस जो लोग नया है, 2008 में जो क्राइसिस हुआ था, जो बाजार में फॉल वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रिसेशन के चलते आया था, वो एक सिर्फ एक लेमन ब्रदर्स जो एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यूएस में, वो लोग बैंकरप्ट हो गए और उसके चलते पूरा ग्लोबल में रिसेशन जैसा छाया गया। एक सिर्फ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और अब तो एक पूरा कंट्री, और कंट्री भी कैसा, एक रशिया जैसा बिग कंट्री अगर डिफॉल्ट हो जाए तो क्या हो सकता है। देखिए ग्रीस, ग्रीस भी 2009 में डिफॉल्ट हुआ था। ये देखिए, द ग्रीक क्राइसिस स्टार्टेड इन लेट 2009 ट्रिगर्ड बाय द टर्मोइल ऑफ द वर्ल्ड वाइड ग्रेट रिसेशन। ठीक है, जो चलते उसका मतलब जो रिसेशन चल रहा था उसके चलते ग्रीक का इकोनॉमी में इफेक्ट हुआ और वो लोग भी डिफॉल्ट किए। उसके चलते यूरोप में क्राइसिस और 2-3 साल तक रहा, ऐसा रिपरकेशन आया। लेकिन अभी तो लेमन ब्रदर्स भी देखिए एक छोटा आपका फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, अब तो ये रशिया है, इतना बड़ा अगर देश डिफॉल्ट करता है तो वर्ल्ड वाइड एक स्पाइरल इफेक्ट तो होगा। अब देखिए इंडिया उसमें क्या है, इंडिया थोड़ा सा, मैं और 2 पॉइंट मतलब डिस्कस कर लूं उसके बाद इंडिया के ऊपर इसका प्रभाव कितना हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक मनी भी है, तो इंडिया के ऊपर इसका इफेक्ट भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले और 2 पॉइंट जान लेते हैं। 4 पॉइंट में से पहला पॉइंट तो रशिया का डिफॉल्ट हुआ। सेकेंड है आपका ऑयल प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस हाँ $100 के नीचे थोड़ा सा आया है, आज 100 के आसपास चल रहा है, लेकिन फिर भी ये कभी भी उबाल आ सकता है। इसमें $100 भी बहुत है इन टर्म्स ऑफ हमारा डोमेस्टिक के लिए, ये इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर कर रहा है। अब इसके चलते अगर डीजल पेट्रोल के प्राइस से भी डीजल का प्राइस हमारा इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है, तो अगर डीजल का प्राइस भी बढ़ता है और एक बहुत अमाउंट में बढ़ते हैं तो वो तो हमारा इन्फ्लेशन, हमारा डोमेस्टिक जो जीडीपी है उसके ऊपर जरूर इफेक्ट करेगा। ये ऑयल जब तक कूल ऑफ नहीं होता है तब तक इंडिया के ऊपर एक हैंगओवर जैसा जारी है। हालांकि बहुत सारा कुछ सुनने में आया है, शायद रशिया के पास से आपका कम दाम में ऑयल इंडिया ले सकता है, या कुछ ऐसा अटकलें आ रहा है, कोई कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, सब रूमर्स है, मतलब कोई कंफर्म या जेन्युइन सोर्स से नहीं आया है अभी भी। मैं जो सुनने में आ रहा है वो आप लोगों को बोल रहा हूं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो आप देखते हैं, देख सकते हैं एशियन पेंट्स वगैरह, जो लोग आपका ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑटो सेक्टर, ये सब का स्टॉक हाल ही में 1-2 वीक से थोड़ा सा ठंडा है। 1-2 दिन का मूवमेंट को मूवमेंट मत मानिएगा, वो ओवरसोल्ड पोजीशन से टेक्निकल कारणों के वजह से मूव कर जाता है। लेकिन फंडामेंटल जब तक सुधरेगा नहीं तब तक प्रॉफिटेबिलिटी में हिट होगा, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बाजार फंडामेंटल को कभी ना कभी देखता ही है। हाँ देर होता है लेकिन देखता जरूर है। अब आ जाते हैं सेकंड, तो हो गया, अभी थर्ड जो हो रहा है,
थर्ड के लिए देखिए, ये जो जियोपॉलिटिकल तो एक साइड में हो ही रहा है। जियोपॉलिटिकल आपका जो क्राइसिस चल रहा है रशिया के साथ यूक्रेन टेंशन, ठीक है। लेकिन देखिए उसके अंदर ईरान में से कुछ न्यूज़ आ जाता है, ईरान यूएस कंसुलेट में मिसाइल गिरा दिया है। फिर इज़राइल के साथ कुछ हो जाता है, सीरिया में कुछ मिसाइल्स जाके हिट करता है, उसका न्यूज़ आ जाता है, उसका वीडियोज़, अभी तो सोशल मीडिया के लिए वीडियोज़ आ जाता है। ये सब जब आता है ना, तब मैं पिक्चर ये सब नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेन फाइनेंशियल चैनल है, लेकिन ये सब मुझे बोलना है क्योंकि आप देखिए ये सब न्यूज़ जब अभी आ जाता है तो प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोग अगर देखेंगे, मार्केट ये सबको अच्छी तरीके से नहीं देखता है। यहाँ पे कौन कर रहा है, क्या रीजन है, उसको मार्केट बाद में देखेगा। पहले तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, किसी भी मार्केट के लिए। वो चाहे इंडिया का हो, वो चाहे यूएस का हो, रशिया का खुद का हो, सभी के लिए ये ठीक नहीं है। जो हमें लगता है कि ये एक्सकलेशन और ज्यादा ना हो। पहले तो आपका रशिया और यूक्रेन के बीच रहे तो भी ठीक था, लेकिन अभी बहुत सारा लोग देखिए, नेटो भी थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो रहा है। वो वहां पे रशिया थोड़ा सा मिसाइल आपका लवीव उसके आसपास आपका कुछ मिलिट्री बेस में गिराया है। तो ये वॉर टैक्टिस है, यहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, वो मार्केट के ऊपर के लिए कोई फैक्टर नहीं है। मार्केट देखना चाहता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन ना हो, मार्केट के लिए ये ठीक है, ठीक है। तो ये जो एक क्राइसिस है, उसके साथ साथ और एक चीज जो आप लोगों को जानना है, वो ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग इग्नोर कर रहे हैं शायद बहुत लोग। जो ये पावर शिफ्टिंग जो बैलेंस हो रहा है ना, वो 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद नहीं हुआ था। मतलब उसके बाद क्या हुए, हम लोग जो 50 60 70 साल से क्या देख के आए हैं, मतलब यूएस थोड़ा सा ज्यादा इकोनॉमी वाला स्ट्रांग है, वही ये करता था। अभी क्या है, वो यूएस का जो पावर है, वो आपका मतलब बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे मान रहे हैं, बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा भी ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है। वो जो पावर का डिवीजन हो रहा है, मतलब ईस्ट के पास वेस्ट के पास जितना पावर होना चाहिए अभी नहीं है, अभी ईस्ट के पास भी पावर आ रहा है। तो ये जो पावर का शिफ्ट हो रहा है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका 30 40 साल पीछे जाएंगे, सोवियत का थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना है, और उसके पहले आपका वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, वहाँ उसको भी आप जान सकते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम उसके बाद थोड़ा सा पावर का शिफ्टिंग वगैरह हुआ था। तो बहुत सालों में एक बार ये सब चीज होता है। ये जब होता है ना, तब इकोनॉमिकली कुछ टर्मोइल आता है, मतलब इकोनॉमी को समझने में ये लगता है। मान लीजिए रशिया के ऊपर कड़ा सैंक्शंस जारी कर दिया, रशिया भी कुछ बोल दिया, ठीक है मैं यूरोप में या यहाँ पे अभी भी ऑयल एंड गैस में इफेक्ट नहीं आया है, मतलब रशिया से ऑयल एंड गैस कट ऑफ नहीं हुआ है, ईयू में सप्लाई, यूरोप में सप्लाई, वो सब सप्लाई अगर कट होता है तो मुश्किल है। वो रशिया भी खुद कर सकता है कि चलो मैं बंद करता हूं। ऐसा अगर ज्यादा एक्सकलेक्शन हुआ, मेरा मतलब है इसको एक्सकेलेट जितना होगा, जितना दिन तक ये सब खींचेगा। देखिए पहले आप भी समझते थे कि ठीक है वार वार सुन रहे हैं, शायद 2 3 दिन होगा उसके बाद ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये अभी मतलब कितना दिन, 20 दिन होने को चला है, वो भी अभी खत्म का नाम नहीं ले रहा है कोई। मतलब बातचीत तो कर रहे हैं जो एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन बातचीत से कोई उभर के नहीं आता है। बात दोनों करते हैं, उसके बाद आके यूक्रेन भी अपने आप एक बात करता है, रशिया भी एक बात करता है, उसके बाद नेटो का भी एक आता है, यूएस का भी आता है, और कोई भी मतलब सिंक में नहीं है। सब अपने अपने बोल रहा है, जो कि बोलेगा ठीक है, लेकिन बाजार के लिए तो ये ठीक नहीं है। हमारे आपके लिए तो बाजार ही मेन चीज है ना, उसका इफेक्ट बाजार में होता है। देखिए अभी इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन में है, अभी इंडिया के मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद और लास्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा जो इक्वली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा जैसे आम आदमी का आम आदमी लोगों को बहुत हिट कर रहा है और आगे इस साल और इफेक्ट करेगा, वो पॉइंट मैं बताऊंगा। पहले इंडिया के ऊपर इफेक्ट सुन लीजिए। इंडिया में क्या है, देखिए हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ना, वो बहुत जागरूक हो गए हैं लास्ट 1 2 साल से। ये जो आपका डीआईआई का मनी, ये जो म्यूचुअल फंड का मनी आ रहा है, एनपीएस के जरिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो मनी भी इनडायरेक्टली आपका मार्केट में आ रहा है। बहुत सारा पेंशन फंड्स का आ रहा है, बहुत सारा ये जो मेनली म्यूचुअल फंड्स का जो मनी आ रहा है, वो हमारा बाजार को मतलब बहुत हद तक रोके रखे हैं। नहीं तो एफआईआई का जो सेलिंग आया है,
एक एक दिन मैं देख रहा था, मतलब ये मार्च मार्च में फरवरी में, मार्च में स्पेशली आपका एक एक दिन आपका $7,500 मतलब $7,500, एक एक बिलियन डॉलर का आपका सेलिंग आ रहा है। ये सब चीज मतलब ये क्या है? इतना सेलिंग को पहले होता तो हम एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते। एक आप निफ्टी देखते 5-6% गिर गया है, इतना अगर सेलिंग होता। लेकिन अभी हमारा डोमेस्टिक मार्केट के चलते और थोड़ा सा मैनेज भी हम कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में टॉप 10 जो कंपोनेंट है शेयर्स, उसको अगर आप थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करके रखे तो इंडेक्स मैनेज हो जाता है। कोई भी करे, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक मनी के चलते इंडिया का इंडेक्स जो है कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल है, मैं बोलूंगा कंपैरेटिवली, ठीक है। क्योंकि इतना जो एफआईआई का सेलिंग हुआ है उसके बावजूद भी ये हाल है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन देखिए, सब कुछ का एक टाइम होता है, मतलब एक मतलब एफ डीआईआई के पास भी कितना मनी होगा, आप और मैं अगर पैसा डालेंगे तो ही पैसा होगा ना। अगर हम देखेंगे अरे भाई ये तो यहाँ तो पैसा बन ही नहीं रहा है, हमेशा गिर रहा है, तो कभी कभी तो हम विड्रॉ भी जब करेंगे तो म्यूचुअल फंड हाउस को भी विड्रॉ करना पड़ेगा ना, म्यूचुअल फंड हाउस का भी हाथ बंधा हुआ है। तब फंडामेंटली अगर हम स्ट्रांग नहीं होएंगे, जो ये कारण मैं बोला हूं ये सब कूल ऑफ नहीं करेगा, तो बाजार आपका नीचे की तरफ ना जाए, एटलीस्ट ऊपर की तरफ तो जाने का या बुल रन होने का तो गुंजाइश नहीं दिखता है, जब तक ये फंडामेंटल न्यूज थोड़ा सा आपका कूल ऑफ नहीं होता है। रीजंस अब आ जाते हैं लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में, वो है आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल का चेंज होना एंड इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होना मतलब आप जानते हैं इंडिया में भी आपका ईपीएफ का 8.5 से घटा के अभी 8.1 किया गया है। वो ठीक है, इंडिया वो तो डायरेक्टली आपका स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, आरबीआई का पॉलिसी जो है उसके ऊपर आएगा। उससे भी है जो फेड मतलब फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका का रिजर्व बैंक बोल सकते हैं, वो लोग इस हफ्ते उन लोगों का बैठक है। इस हफ्ते से वो लोग शायद, बहुत एनालिस्ट बोल रहे हैं और वो लोग भी पहले बोला था, इस वीक से ही शायद वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए सोचेंगे। 25 बीपीएस इतना बढ़ाएगा, यानी 0.25% ऐसा बढ़ाने का गुंजाइश है। और इस साल में शायद ये 7 बार, 7 टाइम्स, ओके, 7 टाइम्स बढ़ाने का गुंजाइश है, ऐसा एनालिस्ट लोग मान के चल रहा है। कैसे कितना होगा ये तो कल, मतलब ये मीटिंग होने के बाद वो लोग जब इस बार जब फाइनल बोलेंगे, वो कुछ प्रेडिक्शन करेंगे, कुछ आपका फोरकास्ट देंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन इस बार बढ़ना तय है, ऐसा ज्यादातर लोगों का मानना है। अब देख लीजिए, अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने का अगर ये साइकिल चालू हुआ, जो इकोनॉमिकली थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है, इंटरेस्ट रेट कमे तो कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छा होता है, इंटरेस्ट बढ़ना, इन्फ्लेशन तो कम होता है लेकिन कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देता है शॉर्ट टर्म में, उसके बाद ठीक हो जाता है, मतलब ऐसा। लेकिन अभी ये जियो पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया है, अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल भी रिवर्स होने वाला है जो मार्केट के अगेंस्ट में है। तो ये सब जो चीज है, इन्फ्लेशन भी बहुत बार बढ़ रहा है, इंडियन टर्म्स में देखिए आप, ऑयल के प्राइस के कारण भी बढ़ रहा है। तो ये सब के जो मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसके चलते मार्केट डीआईआई के पैसे के दम पे अभी भी हमारा इंडियन मार्केट तो खड़ा है। लेकिन लेकिन जब तक ये जो 4 पॉइंट में बताया, ये पॉइंट कूल ऑफ नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट साइकिल तो कूल ऑफ नहीं होने वाला है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा शायद, ये अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। लेकिन ऑयल अगर बढ़ते रहे तो इंडिया का वो नहीं होगा, इंडिया का इन्फ्लेशन फिर बढ़ता ही रहेगा या सेम रहने का गुंजाइश है। लेकिन इंटरेस्ट रेट साइकिल को छोड़ के अगर ये तीन जो जियोपॉलिटिकल इशू और जो मैं रशिया का डिफॉल्ट ये सब बताया, ये अगर कूल ऑफ नहीं होता है तो बाजार में अपसाइड लिमिटेड है, यही है, डाउनसाइड शायद लिमिटेड जैसा होगा, अपसाइड भी लिमिटेड है। 2021 जैसा रेजिंग बुल मार्केट शायद 2022 में आप लोगों को देखने ना मिले। तो इस बार थोड़ा सा पैसा बचाने के ऊपर जोर दीजिएगा इस साल, ना कि पैसा कमाने के लिए। एक बार पैसा बचा लिए, मार्केट में है, जिंदा है, तो पैसा कमा लेंगे, डोंट वरी। लेकिन पैसा बचा के रखने के ऊपर जो लोग स्पेशली डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि पैसा बचाने के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एसआईपी कंटिन्यू रखिए, ऐसा नहीं है एसआईपी नहीं कीजिएगा, एसआईपी कंटिन्यू रखिए, सब रखिए, लेकिन कॉशियस रहिए।
ज्यादा मतलब 2-3 दिन के चांदनी पे 2-3 दिन बढ़ गया तो मतलब बहुत खुश होके एकदम पूरा पैसा डाल देना, वो सब मत कीजिए। लमसम को अवॉइड कीजिए, पैसा बचा के रखिए। पैसा बचाना ही पैसा कमाना है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद अगर ये सब फंडामेंटल रीजन अगर ठीक हो जाता है तो बाजार फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल के ऊपर जरूर नजर बना के रखिएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते जाइएगा, प्यारा सा कमेंट भी नीचे कर दे सकते हैं कि आप लोगों को इकोनॉमी के ऊपर क्या फील होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।